नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने उत्तर का जवाब दक्षिण से देने का महाप्लान तैयार किया है। यानी दक्षिणी किले को अभेद बनाने का प्लान। जंतर मंतर पर कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर फंड देने में भेदभाव का आरोप लगाया। साफ कह दिया, केंद्र दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव कर रहा है। और इसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए कि 24 का रण अब उत्तर बनाम दक्षिण होने जा रहा है। पहले कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने देश तोड़ने की बात कही, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर देश तोड़ने का नैरेटिव गढ़ने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि चुनाव से पहले दक्षिण को लेकर ऐसे माइंडसेट तैयार करने के मायने क्या हैं? क्या उत्तर भारत में धार्मिक ध्रुवीकरण का जवाब है दक्षिण में विभाजनकारी नीति? क्या आप देश की संप्रभुता को ताक पर रखकर चुनाव लड़े और जीते जाएंगे? आज देखिए 2024 में साउथ वर्सेस नॉर्थ। ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಬಜೆಟ್ देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं। देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये बदले की राजनीति है। मेरा देश चेन्नई में भी है, मेरा देश बेंगलुरु में भी है, मेरा देश हैदराबाद में भी है। देश में चुनाव का मौसम चल रहा है। 2024 में केंद्र की सत्ता के लिए पार्टियां जनता दरबार में हाजिरी लगाने की तैयारी कर रही और इसी तैयारी की अहम कड़ी है दक्षिण भारत के हिस्से से आने वाली 131 लोकसभा सीटें, जिनके लिए एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन भी अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। लेकिन सियासी पिच एनडीए बनाम इंडिया की जंग अब दक्षिण बनाम उत्तर की हो गई। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की, जहां कर्नाटक में केंद्र सरकार की ओर से जरूरत के मुताबिक बजट न देने और उसमें भी कटौती किए जाने को लेकर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। उनका साफ कहना है कि कर्नाटक के लोगों के हक का पैसा केंद्र नहीं दे रही। यूपी एमपी जैसे राज्यों को केंद्र ज्यादा फंड दे रहा है। एक साल पहले जब वो चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री को मुंह तोड़ जवाब दिया कर्नाटक की जनता ने और इतनी भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाए। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। और इसीलिए हर मोड़ पर जब भी मौका मिलता है, कर्नाटक की जो मांग है तो लेजिटिमेट मांग है, वो संवैधानिक उसका अधिकार बनता है, कानूनी हक बनता है, वो भी नहीं पूरा करने के लिए तैयार है। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, बदले की राजनीति है। प्रधानमंत्री और तो कुछ जानते नहीं है। जो हमारा है, जो हमारा हक है, उसको हम दे तो हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर कर्नाटका का एक बंदा 100 रुपए टैक्स दे रहा है तो कर्नाटका को वापस सिर्फ 13 रुपए मिल रहे हैं, या बट यूपी का एक बंदा टैक्स दे रहा है 100 रुपए तो 333 रुपीज मिल रहा है। मध्य प्रदेश को 292 मिल रहा है। हम ये जो आपने बोला फेडरल स्ट्रक्चर में, हम वी आर रेडी टू शेयर बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन स्टेट। उधर कर्नाटक बीजेपी ने भी संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के इस प्रदर्शन के विरोध में प्रदर्शन किया और साफ कहा कि अपनी नाकामयाबी और भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कांग्रेस ये नाटक कर रही है। जो कर्नाटक की सरकार भ्रष्ट सरकार है और अच्छी नहीं चल रही है और उनकी गारंटी की वजह से पूरी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है कर्नाटक में। इन सबको छिपाने के लिए यहाँ आए हैं और केंद्र को ब्लेम करना चाहते हैं। तो ये हम इस बात को उजागर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये सिद्धरामैया की भ्रष्ट सरकार अपनी विफलताओं से बचने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अपना फोकस डाइवर्ट करना चाह रही है। जो यूपीए गवर्नमेंट ने पूरा कुल मिलाकर के कितना पैसा दिया था, तो उससे ज्यादा पिछले 5 साल में
एनडीए सरकार अपना बीजेपी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। इसके बावजूद भी कर्नाटक के अपने सिद्धरामैया की सरकार जो बोल रहा है केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है, ये सरासर झूठ है। नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक डेवलपमेंट के लिए लाखों पैसा दिया तो भी वो नहीं दिया करके बोल रहे हैं। ये झूठे इंजाम डाल के इधर टुकड़े टुकड़े गैंग वाले सभी आके इधर जंतर मंतर में ड्रामा करने का काम कर रहे हैं। दरअसल 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का इंडिया गठबंधन लगातार बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के एनडीए गठबंधन को घेरने की कोशिश में लगा। दक्षिण भारत में बीजेपी कमजोर है और यही वजह है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी बीजेपी को यहां घेरने के प्लान पर काम कर रहे हैं। और इस जंग की शुरुआत की कर्नाटक से आने वाले कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने। डीके सुरेश ने केंद्र सरकार पर दक्षिण के राज्यों को फंड न देने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर दक्षिण पर अन्याय बढ़ा तो दक्षिणी राज्य एक अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಲೇಖಾನುದಾನವನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಜೆಟ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಬಜೆಟ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. हालांकि इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई और खुद पीएम मोदी ने डीके सुरेश को आड़े हाथों लिया और साफ साफ कहा कि देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। खुलेआम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं। जोड़ने की बातें छोड़ो, तोड़ने की कोशिश करिए। यार आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है? क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है? देश के इतने टुकड़े कर चुके हो आप, और टुकड़े करना चाहते हो? कब तक करते रहोगे? जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली है। हालांकि मामला तूल पकड़ता देख कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामने आए और साफ कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक देश रहेंगे और जो कोई भी तोड़ने की बात करेगा हम उसकी निंदा करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। अगर कोई भी देश को तोड़ने की बात किया हम कभी सहन नहीं करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे मेरे पार्टी का हो, चाहे उनके पार्टी का हो, चाहे और किसी के। इस देश को एकता रखने के लिए कोई कहे या नहीं कहे, मैं खुद मल्लिकार्जुन खड़गे होके कहूंगा, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम एक हैं, एक रहेंगे, एक देश रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक दक्षिण को लेकर भेदभाव का चिन्ह कहां से निकल आया, तो इसका सीधा सीधा जवाब है 2024 में इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई। दरअसल दक्षिण भारत के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं भी बीजेपी की सरकार नहीं है और बीजेपी किसी भी राज्य में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल भी नहीं है। ऐसे में इन 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 131 सीटें आती, जिन पर इंडिया गठबंधन की नजर है। ऐसे में यहां का सियासी समीकरण समझना जरूरी हो जाता है। तो जो कुछ हो रहा है चुनाव के पहले वो साफ साफ बताता है कि ये साउथ वर्सेस नॉर्थ ही हो रहा है 2024 को साधने के लिहाज से, क्योंकि मुद्दों का भी जोड़ घटाव हो रहा है। नतीजा, इंडिया गठबंधन उत्तर के बाद अब दक्षिण पर फोकस कर रहा है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आता है। असर ये कि चुनावी साल में भेदभाव वाली राजनीति गरमा गई है। कर्नाटक कांग्रेस ने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप ये कि केंद्र सरकार उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फंड दे रही है, दक्षिण के राज्यों को दरकिनार कर रही है। मतलब साफ है, दक्षिण के कुनबे को साधने के लिए कांग्रेस ने भेदभाव और सौतेला व्यवहार वाली चाल चल दी है। लेकिन इंडिया गठबंधन के इस चाल से पहले दक्षिण के सीटों का समीकरण जो है वो आपको समझा देते हैं कितना महत्वपूर्ण है और क्यों, किन सीटों के लिए आखिर ये जो फाइट है ये नॉर्थ वर्सेस साउथ की जा रही है। देखिए,
ये समझिए, दक्षिण में सीटों का समीकरण आपको समझा रहे हैं हम। देखिए राज्य कौन कौन से आते हैं, कितनी सीटें इनमें आती हैं। कर्नाटक में 28 है, तेलंगाना में 17 है, तमिलनाडु में 39 सीटें आती हैं, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, केरल में 20 सीटें और दमन दीव में 1 सीट आता है। लेकिन यहां आगे आपको यह भी समझना जरूरी है कि बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर भारत के मुकाबले यहां पर कमजोर कैसे नजर आता है, और यह भी एक कारण है कि इंडिया गठबंधन को यहां बड़ी जीत की इस बार उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि धार्मिक ध्रुवीकरण जो है, राम के नाम पर जो सियासत है, उसका फायदा उत्तर भारत में बड़े स्तर पर मिलेगा। 370 खुद बीजेपी को और 400 पार एनडीए के लिए प्रधानमंत्री सदन के भीतर कह चुके हैं। तो ऐसे में इसे समझने के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव का उदाहरण भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए तब दक्षिण में यानी 2019 में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहा था। शुरुआत हम कर रहे हैं, देखिए कर्नाटक से। कुल मिलाकर के 28 सीटें आती हैं कर्नाटक में, 25 सीटें बीजेपी को मिले थे। यहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं, क्योंकि बीजेपी यहां विधानसभा का चुनाव हार चुकी है, उसका असर पड़ सकता है। देखिए ये कितना वोट प्रतिशत था, 51.38। तेलंगाना की बात की जाए, 17 सीटें कुल मिलाकर के लोकसभा की, 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी, वोट प्रतिशत 19.65%। यहां अब विधानसभा चुनाव जो 2023 में हुए, कांग्रेस ने जीत दर्ज की, और ऐसे में ये राज्य भी बीजेपी के लिए इस बार काफी चुनौती भरा नजर आ रहा है। तमिलनाडु पर नजर डालिए, एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली थी। अलग बात है कि बीजेपी ने कुल मिलाकर के 5 सीटों पे ही अपने कैंडिडेट्स उतारे थे 2019 में, लेकिन एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिल पाई। और वोट शेयर कितना था, 3.66%। ये तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर था। बहुत ही खराब प्रदर्शन, और अभी यहां पर बीजेपी दरअसल जीत को ही तरसती नजर आती है। इसके बाद आपको 3 और राज्य हम जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में 25 सीटें कुल मिलाकर के, एक भी सीट नहीं, और वोटिंग परसेंट जो बीजेपी के खाते में गया था बहुत ही मार्जिनल 0.96, जबकि वाईएसआर कांग्रेस ने यहां पर 25 में 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी। टीडीपी के खाते में 3 गई थी, और बीजेपी का वोट शेयर, जिस पर बहुत ज्यादा काम बीजेपी ने किया, कितना फायदा, ये बात की बात है, देखने को मिलेगा चुनाव में। केरल में देखिए 20 सीटें, एक भी नहीं मिली, एक भी सीट पर बीजेपी को उस वक्त 2019 में जीत नहीं मिल पाई थी। और अच्छे वोट प्रतिशत के बावजूद बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर आप वोटिंग परसेंट देखें, 12.93% यहां पर वोटिंग परसेंट था केरल में बीजेपी के लिए, लेकिन इसके बावजूद सीट नहीं निकल पाई। दमन दीव की बात करें तो एक ही सीट है वहां पर, और दमन दीव में कुल मिलाकर के वो जो एक सीट थी वो बीजेपी के खाते में गई थी, और वोटिंग परसेंट 42.98% बीजेपी के खाते में गया था। यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर हम देखें, इसका विश्लेषण करें, तो बीजेपी दक्षिण में 29 संसदीय सीटें जीत पाई थी कुल मिलाकर के। अब आइए आपको हम कांग्रेस का भी लेखा जोखा समझा देते हैं। 27 सीटें कांग्रेस को उस वक्त मिली थी। क्षेत्रीय दलों के खाते में सबसे ज्यादा 74 सीटें गई थी, इसमें से ज्यादातर गैर बीजेपी दल ही हैं। और क्षेत्रीय दलों ने जो 74 सीटें जीती थी, उसमें वाईएसआर कांग्रेस 25 थी, डीएमके 20 थी, बीआरएस 9 सीटें मिली थी। ऐसे में साफ है कि दक्षिण के राज्यों में उत्तर के मुकाबले बीजेपी का पलड़ा कमजोर नजर आता है, और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन अब इन्हीं सीटों पर जीत के समीकरण को साधने में जुट गया है, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद ही क्यों नहीं। जाहिर है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखते हुए इंडिया ब्लॉक अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रहा है, क्योंकि ये दक्षिण ही है जहां बीजेपी सबसे कमजोर स्थिति में है। अगर दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति को देखें तो दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी का असर थोड़ा फीका नजर आता है। दक्षिण भारत में बीजेपी का वोट बैंक 1/4 से भी कम है। वहीं इंडिया गठबंधन का वोट बैंक एनडीए का मुकाबला बेहद मजबूत है। बीजेपी को कर्नाटक से बेहद उम्मीद थी, लेकिन कर्नाटक 2023 विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी में बीजेपी कमजोर स्थिति में है। किसी स्टेट में भाजपा की सरकार है तो वहाँ अंधाधुंध पैसा दिया जा रहा है, और उस पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है। और जो सरकारें विपक्ष की किसी स्टेट में हैं, उनको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, उनका वाजिब पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिससे कि अपने यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और अपनी स्टेट को सुधार की स्थिति में प्रगति के पथ पर ले जाएं। ये बहुत ही दुखदायी है, बड़ा ही हास्यास्पद है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 प्लस का दावा कर रही है, लेकिन दक्षिण की 131 सीटें बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आंकड़ों को देखें तो इंडिया गठबंधन एनडीए से बेहतर स्थिति में, और बिना दक्षिण के बीजेपी और उसकी एनडीए गठबंधन के लिए 400 का आंकड़ा छूना बेहद ही मुश्किल नजर आता है।
तो दरअसल ये साउथ वर्सेस नॉर्थ ही नहीं, अगर आप ये भी कहें कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण वर्सेस विभाजनकारी नीति हो रहा है तो भी गलत नहीं होगा, और दोनों ही परिस्थितियों में ये देश के लिए नुकसानदायक है। बहरहाल अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने अब दक्षिण को साधना जब शुरू किया है तो उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण में ज्यादा उम्मीद नजर आती है, उसे ये एक कारण है। और अगर पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस के 50% से ज्यादा सांसद दक्षिण से ही जीत कर आए थे, यानी कांग्रेस के लिए दक्षिण किसी संजीवनी से कम नहीं है। अब 2019 में दक्षिण में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था, बीजेपी का आपने देखा। अब कांग्रेस के प्रदर्शन की बात करते हैं, वो आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार फिर तेलंगाना से शुरुआत करते हैं। देखिए 17 सीटें कुल मिलाकर के तेलंगाना में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी और 17.64% वोटिंग परसेंट था कांग्रेस के लिए। हालांकि 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन तेलंगाना में इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि खास नहीं रहा, लेकिन इस बार 10 सीटों पर जीत की उम्मीद कांग्रेस को नजर आ रही है, क्योंकि हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है, उसे जीत मिली है। इसके बाद तमिलनाडु देखिए 39 सीटें कुल मिलाकर के, बीजेपी को एक भी नहीं मिली थी, लेकिन यहां कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गई थी। वोटिंग परसेंट 12.61% है। तमिलनाडु में कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन के बैनर तले ही चुनाव भी लड़ने वाली है और डीएमके के साथ गठबंधन में है, तो ऐसे में यहां भी कांग्रेस को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। इसके अलावा कर्नाटक नजर दौड़ाई, 28 सीटें, एक ही सीट कांग्रेस को हालांकि यहां पर मिली थी, यानी कांग्रेस उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन करती उस वक्त नजर आई थी और एक बार फिर इसी को कांग्रेस दोहराना चाहती है, कोशिश इसी की हो रही है। हालांकि कर्नाटक में वोटिंग परसेंट देखिए, एक ही सीट आने के बावजूद अच्छा वोटिंग परसेंट था कांग्रेस का। इस बार इंडिया गठबंधन के नाम से यहां पर चुनावी मैदान में, तो ऐसे में जानना समझना जरूरी हो जाता है कि दक्षिण भारत में एनडीए और इंडिया, अब अगर हम पैरेलली इनको देखें तो फिर किसका पलड़ा भारी नजर आता है, आइए ये समझ लेते हैं। क्योंकि अन्य अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो एनडीए और इंडिया और अदर्स की बात देखिए, एनडीए 20 से 30 कुल मिलाकर के सीटें, 19% वोट परसेंट। इंडिया गठबंधन की बात करें 70 से 80 और वोटिंग परसेंट कितना 40% के करीब इनका रह सकता है। अदर्स की बात करें तो 25 से 35 और वोटिंग परसेंट कितना 41%। ये दक्षिण भारत में किसका पलड़ा भारी, इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। और इसमें यह भी समझना यहां जरूरी हो जाता है कि अब जो कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, दरअसल वो इसी परसेंटेज को बढ़ाने की है, वोटिंग परसेंटेज को। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा असर पड़ेगा। पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने में भी किस प्रकार की दिक्कतें कांग्रेस को आई थी, सदन के भीतर स्थितियां कितनी ज्यादा गड़बड़ा गई थी, वो सब कुछ सामने है। तो ऐसे में अभी जो स्थिति है इंडिया गठबंधन के सामने, वो है दक्षिण की स्थिति को सुधार करने की, और ये तभी हो सकता है जब सीधा सीधा एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जब एक नया सियासी हथकंडा एनडीए के मुद्दे के खिलाफ खड़ा किया जाए और वो कारगर भी साबित हो जाए। और इसकी शुरुआत कर दी है डीके सुरेश ने। कितना असर होता है ये 24 के चुनाव ही बताएंगे। फिलहाल प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।